नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। ईवीएम का जिन, जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। बेचारी ईवीएम चुनाव में अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पा रही है। चुनाव कोई हारे, हार मानती ही नहीं। उसे पूरा भरोसा रहता है कि जनता ने उसे वोट दिए हैं, गड़बड़ी तो ईवीएम से हो गई है। ईवीएम का जिन एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम से हुई वोटिंग को लेकर भी अविश्वास जताया है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो विश्वास है उसका जवाब ना ही चुनाव आयोग दे रहा है और ना ही सरकार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकाला है उस फैसले को ईमानदारी से चुनाव आयोग पालन नहीं करवाया है। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हमारा हक बनता है जानने का कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वे जहां जाना चाहिए गया कि नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। यही वजह है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा ईवीएम पर शंका को कांग्रेस का विधवा प्रलाप बता रही है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह समेत कई नेता हैं ऐसे जो इससे असहमति जता चुके हैं। हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट वहां जाना चाहिए। मैं पिटीशन में लगा रहा हूं आज, जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटीशन लगा रहा हूं। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। तो फिर एक बार ईवीएम का जिन्न बाहर निकल आया है। हाईकोर्ट पहुंचे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। आखिर क्यों ईवीएम पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस को चर्चा करेंगे इसी पर। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नेता समर सिंह जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मीडिया पैनलिस्ट भाजपा से डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। समर जी, आखिर क्यों दिग्विजय सिंह ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पा रहे? वहां जहां हार होती है कांग्रेस की वहां भरोसा कर लिया जाता है, जिस सीट पर या फिर जिस राज्य में कांग्रेस जीत रही हो, आखिर क्यों? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं इसके अंदर बीजेपी ने वेल्लोर और अहमदनगर की कुछ सीटें हैं, वहां पर जब चुनाव आयोग का कहना था कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो और जांच कराना चाहते हैं तो आप फीस है उसकी वो जमा करके आप उसकी जांच करवा सकते हैं। और तो ये जो अविश्वास है ये हारने वाले सिर्फ कांग्रेस नहीं, अन्य जो डीएमके है उसके अलावा बीजेपी है, उन्होंने भी अहमदनगर जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ वहां पर इस आवेदन को लगाया है। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस इस चीज के लिए चिंतित है, बीजेपी भी चिंतित है। और जहां तक की बात है कि सबसे पहले ईवीएम से वोटिंग को का मना करने वाली, वोटिंग को न मानने न सहमत होने वाली सबसे पहले बीजेपी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि जहां तक की बात को निकल के आ रही है कि जब एलन मस्क जो ट्विटर के प्रमुख हैं, उनका खुद का कहना है कि कोई अब जो है एवरीथिंग कैन बी हैक्ड, तो उन्होंने जब ये बात कही उसके बाद में कई राजनीतिक दलों ने, इसके अलावा भारत को छोड़ के अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर इस बात को माना है कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं हो सकती है। और जहां तक की बात है ईवीएम से करवाने की, तो आप मुझे बताइए कि जब जहां पर बहुत सारे ऐसे जो विकसित देश है वहां पर कहीं पे भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, तो क्यों भारत में बीजेपी अड़ी हुई है कि हमको ईवीएम से ही वोटिंग करवानी है? और जबकि विपक्षी दल, सारे विपक्षी दलों का एक स्वर में ये कहना है कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो भी आप इस प्रकार के खेलों, मतलब इस प्रकार के चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि ये होना चाहिए कि अगर आप फेयर एंड फायर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विपक्षी दलों की सहमति जरूरी होनी चाहिए कि अगर जो कोई एक दल है वो राजी नहीं है ईवीएम से चुनाव लड़ाने करने के लिए, तो आपको भी उस चीज को मानना चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर भी आप भरोसा नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं आए, उसके पहले चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताने की कोशिश की कि शक का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ईवीएम जो मशीन जिस तरह से उसका सिस्टम डिजाइन किया गया है उसे हैक नहीं किया जा सकता। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विश्व में नहीं एग्जिस्ट करती है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि कुछ सालों पहले तक हो सकता है कि ईवीएम अनहैकेबल हो सकती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक मैसेज के ऊपर आपके खातों से लाखों रुपए निकल जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि, और बिल्कुल संभव है, ये मैं नहीं, बहुत सारे विकसित देशों में भी बात हो चुकी है, इस पर चर्चा हो चुकी है। भारत के अंदर भी कईयों बार हमने भी, और जो कुछ संस्थाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट गई थी इस चीज को लेकर कि ईवीएम से वोटिंग नहीं करानी चाहिए, वो भी इन सब चीजों को सिद्ध कर चुकी है अपने तरफ से। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ ईवीएम से ही चुनाव लड़ाने के लिए आतुर है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो सभी दलों की मान्यता और सभी दलों की सहमति के बाद में आपको जो पारंपरिक तरीके से जो वोटिंग होती है वो करवानी चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते प्रेम व्यास जी से। बीजेपी ही अड़ी हुई है कि ईवीएम से ही वोटिंग होगी, बाकी जो विपक्षी दल है, जितने भी नेता है, वो नहीं चाहते कि ईवीएम से वोटिंग हो। देखिए प्रशिता जी, 2003 से 2014 के मध्य में भी इसी चुनाव आयोग ने जो है एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसने व्यवस्था करी थी। जब कांग्रेस बहुतायत में जीत कराने का कार्य करी थी, लेकिन 2014 तक ईवीएम का चिन्ह जो था वो कांग्रेस कार्यालय में कैद था। जैसे ही कांग्रेस चुनाव पुनः हारी, उस चिन्ह को जो है वापस निकालने का कार्य राहुल जी द्वारा कर दिया गया। अब देखिए, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर पक्ष की जांच करने के पश्चात ईवीएम के बारे में एक एक चीज से अवगत कराया गया। ईवीएम मशीन की प्रणाली क्या होती है, इंटरनेट से जो है अटैच होने के बाद में हैकिंग पॉसिबल है, बिना इंटरनेट के पॉसिबल हैकिंग, जितने भी मेरे मित्र ने बातें करी सब इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में बात हुई है। और जो एलन मस्क ने कहा वो उन देशों की बात है जहां पर ईवीएम्स आर डूइंग मल्टीपल टास्क। ये भारत में जो ईवीएम डिजाइन है वो सिंगल टास्क करती है, सिर्फ चुनाव का कार्य। विदेशों में जो मशीन है दे आर डूइंग मल्टीपल टास्क। इसलिए मैंने कहा कि विदेशियों की बातों पर भरोसा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात पर भरोसा नहीं है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं की बातों पर भरोसा नहीं है। इसीलिए प्रश्न यहाँ उठा था, प्रेगासिस हो गया या दूसरा राफेल हो गया, इन बातों में भी विदेशी संस्थानों पर भरोसा था, लेकिन भारत के संस्थानों पर जो है भरोसा नहीं था। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते फिरते। अब मैं ईवीएम की प्रणाली को अवगत आप बोल चुके हैं सुबीर जी, मेरी बात सुन लीजिए धैर्य से। अब ईवीएम की प्रणाली को मैं अवगत कर देता हूं, शायद इनको जानकारी नहीं है। इसीलिए दिग्विजय साहब के भाई ने, लक्ष्मण सिंह साहब ने कहा यह बंटाढार है। उसका कारण ये था क्योंकि लक्ष्मण सिंह साहब तो पूरी प्रणाली समझ चुके थे, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपनी प्रणाली समझ नहीं पाए थे। इसीलिए लक्ष्मण सिंह साहब जो उनके स्वयं के भाई हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, उन्होंने कहा था ये बंटाढार है। अब सुन लीजिए, इंडियन ईवीएम जो है वो सिंगल टास्क करती है। बीयू और सीयू यूनिट्स, मात्र 2 यूनिट्स जुड़ी होती है, जिसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। जो कोड होता है दैट इज यूनिक कोड। उस यूनिक कोड को जो बनाता है उसको भी नहीं पता होता उस पर क्या कोड है, और वो कोड हर बार परिवर्तित होता है। SLU 45 डेज तक संरक्षित रहती है। सेकंड और थर्ड पार्टी 5% के साथ में कोर्ट में अपील कर सकती है, पुनः मतदान पुनः गिनती हो सकती है। अलग बारकोड हर बार प्रदर्शित किया जाता है। डीपीसी के अध्यक्ष ने, आपके कांग्रेस के डीपीसी के अध्यक्ष अनिल कुमार साहब ने माननीय उच्चतम न्यायालय में केस दायर करा था, और उच्चतम न्यायालय उनको आदेश दिया था कि आप आइए और हैक करके बताइए, लेकिन क्या करा, हिट एंड रन, हिट करो और भाग जाओ। ऐसे ही पूर्व में कहा कि जो है 150 डीएम को फोन लगाया, हिट करो भाग जाओ। दिग्विजय सिंह साहब ने पूर्व में कहा कि यहाँ सीबीआई के ऑफिस खुल रहे हैं, जब पूछा कहाँ खुल रहे हैं, सोर्सेस क्या है भाई, हिट करो भाग जाओ। और उसके पूर्व में कहा मैं 400 कैंडिडेट खड़े करूंगा, चुनाव आयोग को मजबूर कर दूंगा कि वो जो है अलग प्रणाली से चुनाव कराए। और जब 400 कैंडिडेट खड़े नहीं हुए, पत्रकारों ने प्रश्न करा, हिट करो भाग जाओ। अब ये हिट एंड रन की जो कार्य प्रणाली है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जिसमें ब्रीफली हर चीज का उल्लेख किया है कि जब वीवीपैट 45 दिनों तक सुरक्षित रहता है और पूरे प्रणाली की रिकॉर्डिंग होती है, वो सुरक्षित रहती है। स्ट्रांग रूम के अंदर से जब पेटियां निकाली जाती है, बारकोड चेक होता है। आपके कांग्रेस के भी जो है प्रतिनिधित्व वहां पर मौजूद होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व भी मौजूद होते हैं, और वो दोनों मिलकर तय करते हैं कि हाँ मशीनें ठीक है, दे आर ऑल राइट, देन दे गो टुवर्ड्स अदर प्रोसेस। एक कमेंट लेते समझिए, सिर्फ देवदत्त जी का रुक करूंगी, समझिए।
जी देखिए, कितनी कितनी बड़ी कहानी बनानी पड़ती है अपने झूठ को साबित करने के लिए यहाँ पर। अब देखिए, ये पूरी इनकी टेक्निकल चीजें उन्होंने बता दी। अब मैं सवाल सिद्ध कर उठाऊंगा दीजिए कि झूठ है, एक तब एक माफी खबर मांगूंगा। प्रकाशित होती है राष्ट्रीय न्यूज चैनल और अखबारों के अंदर कि 19 लाख ईवीएम गायब है। ठीक है, चलिए, अब मैं मान लेता हूँ कि आपकी सारी बातें सही है। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज देखते हैं कि जो ईवीएम वोटिंग के दौरान यहाँ पर उपयोग की जा रही है, क्या उसमें से प्री फीडेड कुछ वोट्स हो सकते हैं? देखिए, संभावनाएं सारी हैं, और आपकी जो आतुरता है और आपकी जो एक जिद है कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे, इस बात का लेकिन संकेत देती सुप्रीम है कोर्ट की कि आप गाइडलाइन निष्पक्ष चुनाव के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आप नहीं मान रहे। जी चुनाव आयोग बार बार जी प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस करके बताने की देखिए कोशिश कर रहा है, वो आयोग खुद की कह अगर रहा है कि बात किसी करें, के मैं शक का आयोग कुछ अगर नहीं किया मैं जा आयोग सकता। की बात करूं, अगर आयोग की बात करूं तो लोकसभा चुनाव के अंदर अभी भी हजारों जो चीजें पेंडिंग है, वहां पर जितनी शिकायतें की गई थी विपक्ष के द्वारा, सब पेंडिंग है। और जहां तक की बात है कि चुनाव आयोग के मुखिया किसको बनाया गया है और किसने उस मुखिया को चुना है, ये चीजें जो है वो आपसे दिग्विजय और सिंह तो हमसे यही छुपी मांग नहीं कर रहे हैं हुई ना है। कि तो चुनाव जहां आयोग तक स्थिति बात है, स्पष्ट करे। जब चुनाव वो स्थिति आयोग स्पष्ट निष्पक्ष करने तरह आते हैं तो फिर से आप उनकी वोटिंग बात नहीं नहीं करवा रहा मानते। है। मैं आपको अगर बता दूं, चंडीगढ़ की अगर बात करूं मैं, अगर चुनाव आयोग की बात है और चुनाव करवाने की बात है, तो बीजेपी इस खेल में बहुत आगे है। आप समझिए उस चीज को कि चंडीगढ़ के अंदर चुनाव होता है, वो तो चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हो गई कि इनके ही जो कार्यकर्ता, इनके जहां पर ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ वोटों को निरस्त कर दिया। यहाँ अगर बात तो फिर करूं, ये उज्जैन के सिर्फ अंदर एक ईवीएम पे चुनाव सवाल होता नहीं है, है, तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं आप। में देखिए, आज सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है वो इनके कब्जे के अंदर है। ईवीएम से ये वोटिंग करवाना इससे चाहते हैं ताकि ये जीत सकें। जहां तक की बात है, इनको लगा था कि ये जो चीजें हैं, 400 सीट लाने की जो बात कही जा रही थी, कहीं झूठी नहीं थी, बिल्कुल ये संभव था। वो तो क्या है, लोगों ने जो इनके ईवीएम के अंदर पहले जो प्री फीडेड वोट्स थे, उससे भी कम इनको मिले हैं, इसलिए 240 पर आए। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी, आखिर कब बेगुनाही अपनी साबित कर पाएगी ईवीएम? देखिए, केवल ईवीएम का सवाल नहीं है ना, किसी पक्ष विपक्ष का। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि ये दुविधा और द्वंद्व हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए, क्योंकि अंततः चुनाव के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं सरकार में, तो पूरी प्रक्रिया में वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। यदि वास्तव में कहीं इसमें दुविधा है, कहीं गलत है, तो उसको तो एक बार ठीक कर लेना चाहिए, इसके बाद ही कोई चुनाव होना चाहिए। विपक्ष के लिए नहीं, ये सत्तारूढ़ दल के लिए भी जरूरी है और निर्वाचन आयोग के लिए भी जरूरी है। यदि निर्वाचन आयोग मानता है कि ये आरोप झूठे हैं, तो फिर उनके लिए ऐसे लोगों को ऊपर नोटिस देना चाहिए जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अन्यथा उसको सबको मिलके एक बार प्रमाणित कर लेना चाहिए कि सही प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया। लेकिन इसमें दुविधा और द्वंद्व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रहा है, एक वातावरण प्रभावित हो रहा। मैं समझता हूँ कि मतदाता भी क्या सोचता होगा कि वास्तव में क्या ऐसा है, क्या वो जिसको वोट देने गया उसको नहीं गई, क्या ये क्यों होना। और एक बात, सत्तारूढ़ दल जीत पक्ष पे लगातार रहा, जब विपक्षी दल जीत जाते हैं चुनाव तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, जब हार जाते तब उठाते हैं। ये भी एक बात है कि आपको हर परिस्थिति में पहले ईवीएम का परीक्षण कर चुनाव में जाना चाहिए किसी भी। मैं समझता हूँ कि सभी दलों को मिलकर चुनाव आयोग को बुलाकर और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई में एक परीक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा करा था और एक बार सिद्ध कर दिया जाए कि ये सही है, और फिर इसके बाद जो आरोप लगाया आप उसको नोटिस दो, क्योंकि तो बड़ा ऐसा विषय है कि बहुत ही ज्यादा इतना गंभीर है, ये बार बार हर चुनाव के बाद कराया उठता रहता है। और जो सरकार में हो वो बचाव करे, जो विपक्ष में हो आरोप लगाए। एक अन्य मुद्दों जैसा नहीं है कि किसी को भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, सरकार न चलाने की, सब इन आरोपों से परे एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर पहले परीक्षण होना चाहिए, फिर आगे कोई भी चुनाव हो, जिससे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो प्रक्रिया है उसकी साख बची रहे। अन्यथा इससे
और जो नई पीढ़ी है वो क्या सोचेगी, हम वोट डालने जाए कि ना जाए। बिल्कुल। ऐसे भी आजाद भारत में इतने सालों के बाद 70 साल होने के और अभी तक मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, प्रतिशत बढ़ता है उसके लिए बहुत। देवदत्त जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। व्यास जी का रुख करूंगी तब तक कि जैसा कि देवदत्त जी ने कहा अभी कि ईवीएम पर सवाल उठना मतलब जनता के मत पर सीधा सवाल उठना है। जिस तरह हर चुनाव के बाद, परिणाम के बाद लगातार विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है तो एक बार साबित कर दीजिए कि जिस प्रणाली से चुनाव हो रहा है वो प्रणाली अच्छी है, उसमें कोई गड़बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या सत्ता पक्ष हो। व्यास जी। देखिए प्रीशिता जी, चुनाव आयोग ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया है और उस समय विपक्ष के सभी दलों को जो है बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस नदारद हो गई, सपा नदारद हो गई। मात्र आम आदमी पार्टी के जो है एक व्यक्ति वहां पहुंचे थे, उनके सामने पूरा हाईकोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन में वो सिद्ध नहीं कर पाए कि ये हैक हो सकती है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 रिट पिटीशन ऐसी लगी थी जिन पर जुर्माना लगा है। और मुझे लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को पुनः जाना पड़ेगा दिग्विजय सिंह साहब के खिलाफ, ताकि यहाँ पर एक तगड़ा जुर्माना लग जाए। पिता कह रहे सब कुछ ठीक है, पुत्र के पास जाके जो है प्रार्थना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद में कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं है कि जो उसके साथ में अवगत नहीं की गई हो। दूसरी बात है, मेरे मित्र ने 2-3 चीजें और कही। एक तो रिकॉर्डिंग्स, ईवीएम की रिकॉर्डिंग होती है। तीसरा, वीवीपैट भी सुरक्षित रहती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निर्देशित करा है। चौथी चीज है, अगर भारत की ईवीएम, ये चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है, अगर इसको जो है खंडन कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं तो मेरे मित्र कर दे। भारत की ईवीएम अगर हैक करने के प्रयास करेंगे तो तुरंत विद इन अ सेकंड वो सेफ मोड में चले जाएगा और मशीन खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद मशीन खुद से लॉक हो जाएगी। दूसरी चीज है, 12 सेकंड्स का टाइमिंग मिलता है एक व्यक्ति के दबाने के पश्चात, ताकि जो अगला व्यक्ति वो 12 सेकंड में वहां तक पहुंच पाए। तो ये पूरा एक साइंटिफिकल प्रोसेस है जिसको कहीं भी चैलेंज किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया है, इसी का डेमोन्स्ट्रेशन चुनाव आयोग ने जो है हाई कोर्ट में भी दिया है, और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन सभी दलों के समक्ष प्रस्तुत होकर चुनाव आयोग ने दिया है। इसीलिए मैंने कहा है कि पूरी प्रणाली पर कहीं पर भी टेक्निकल ग्राउंड पे कोई आक्षेप किसी भी स्थिति में लगाया नहीं जा सकता। लेकिन परिस्थिति क्या है कि तुम कत्ल कर भी बेगुनाह हो जाओ और हम जिक्र कर भी गुनाहगार हो जाए। समस्या वो है कि हमने जो है निर्वाचन आयोग ने जो जानकारियां दी थी उसको अगर प्रदर्शित कराए तो हम जो है चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, हाई कोर्ट भी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, मीडिया भी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। मात्र कांग्रेस के दिग्विजय सिंह साहब है वो सत्य का झंडा लेकर धरातल पर खड़े हुए हैं। अब ये सीधे परिस्थिति यहाँ ये निर्मित हो जाती है। मैं दर्शकों को विवेक पे छोड़ता हूँ, मैंने पूरी चीज है डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में बताई है, वह खुद जाके चुनाव आयोग की साइट पर देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी। समर जी। जी, दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा। और जहां तक की बात है, मैं आपके सभी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबसे प्रश्न चिन्ह उठाता हूं और उठाऊंगा। ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो पेंडिंग पिटीशन है या पेंडिंग जो शिकायत है उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी और ने जुर्म करा और जुर्माना किसी और को लगा दिया। ये हमने इस देश में देखा है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर ही। और जहां तक बात है तो मुझे आप एक बात बताइए कि आज से कुछ साल पहले तक बीजेपी जिस ईवीएम की क्या उपयोग के लिए मना करती थी या उसके खिलाफ थी, अब आप एक बात बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप उस ईवीएम के पक्ष में जाके खड़े हो गए? क्या आपको उस समय इतनी समझ नहीं थी बीजेपी वालों को? क्या इतनी टेक्निकल चीजें आप उस टाइम नहीं समझे थे? देखिए, साफ बिल्कुल मिला के बात यह है कि आपने सारी मशीन 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तो ईवीएम बहुत अच्छी थी, उसके बाद फिर ईवीएम खराब होने लगी, ईवीएम हैक होने लगी। देखिए, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न इनसे, प्रत्युत्तर इनसे मुझे चाहिए रहेगा कि क्या बीजेपी जब करती थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है, इंटरनेट से जोड़ने की तो मैंने लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, लेकिन हर जो टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी हैक्ड। और जब बात आती है किसी चुनाव की, तो 4 अलग अलग दल अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जो खेल के जो रूल है वो सभी के लिए सभी की सहमति से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि हम ईवीएम से चुनाव करेंगे तो हम ईवीएम से ही चुनाव करेंगे। आप क्यों डर रहे हैं इस बात से? बताइए ना, आपको क्या डर है? आपको क्या लगता है कि आप हार जाएंगे अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो, जो पारंपरिक रूप से चुनाव हुए तो? हाँ, ये बात सही है
कि आपने पूरी मशीनरी को हैक कर रखा है, जहाँ पर चुनाव आयोग आपका है, पुलिस आपकी है। हमने ये चीज उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखी, हमने ये चीज उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखी। आज यहाँ पर जो महिलाएं बुर्का पहन के आ रही थी, उनको वोट देने के लिए पुलिस वालों ने मार मार के भगाया। हमने बिहार से एक तस्वीर देखी जहाँ पर एक ही आदमी खड़ा हुआ था और वो बार बार आके जैसे ही बीच बताने के दबाने की आवाज आती वो जाके देखता, लोग वो सब हमारा वोट डल गया है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर गुजरात के अंदर एक बच्चा की है, अपने बेटे से वोट डलवा देता है और उनका वीडियो वायरल होता है, उस पर एफआईआर भी होती है। ईवीएम कितनी अच्छी है कितनी बुरी हमें मत बताइए, और जितनी भी ईवीएम की खूबियां आपके पास में, एक बार हमको सत्ता में आ जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि ईवीएम चुनाव करवाए। दूसरा, अगर मेरे मान्यवर मित्र अगर वोट डालने गए हो तो जिस बटन को दबाते हैं वही फोटो दिखता है या अलग दिखता है? अगर वो सही है तो इसका मतलब आपने जिस कैंडिडेट को दिया है उसी को वोट मिला है। अरे हम आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है श्रीमान। यहाँ पर आप कितनी भी टेक्निकल बात बता दीजिए, 5 सेकंड में होता है, 10 सेकंड में होता है, 12 की गाइडलाइन भी मांग सकते ना। लोकसभा चुनाव के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उम्मीदवार चाहे तो वेरिफिकेशन की मांग कर सकता है, माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन, मतलब हर एक पार्ट जितना ईवीएम में सिस्टम बनाया गया, डेवलप किया गया है, अगर कहीं भी आपको लग रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन की मांग आप कर सकते हैं। और रही बात, अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है तो फिर उसमें शामिल होना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि अगर चुनाव आयोग बताता है कि किस तरह से ईवीएम काम करता है। बीजेपी जहाँ पर हारी है वहाँ पर उन्होंने, जहाँ पर बीजेपी हारी वहाँ पर उन्होंने, आपको यकीन ना हो तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, वहाँ पर आवेदन किए है इन्होंने। बीजेपी खुद आवेदन कर रही है कि हमको ईवीएम की जांच करवानी है। देखिए ना, आपके सामने नाम बता दीजिए, नाम पूछिए। कहाँ आवेदन किया भैया? हम तो, आप कर्नाटक जीते, हमने कहा ठीक है, आप हिमाचल जीते, हमने कहा ठीक है, आप जो है दिल्ली जीते, हमने कहा ठीक है, आप अहमदनगर और वेल्लोर का था ना, उसको कंफर्म कर लीजिए, 5 मिनट समय ले लीजिए, आप इंटरनेट थोड़ा संभाल लीजिए, आप थोड़ा इंटरनेट संभाल लीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। आप थोड़ा इंटरनेट संभाल लीजिए, फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि आप बीजेपी ने आवेदन कराया कि नहीं कराया, आपको प्रत्याशी ने आवेदन कराया कि नहीं कराया। और जहाँ तक बात है 29 लोकसभा सीटों से आप हारे, आपने पुनः ईवीएम के जिन्न को दिग्विजय सिंह साहब के माध्यम से बाहर निकाला। अब ये बताइए, दिग्विजय सिंह साहब इतने बड़े ज्ञाता है तो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगा देते हैं, और उसमें जब न्यायिक प्रणालियों के तहत डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, दिग्विजय सिंह साहब गए क्या वहां पर? ये मध्य प्रदेश की जनता को अवगत कर दीजिए। और आप कह रहे हैं हमने जो लगा रखी है, हमने किस ग्राउंड पे लगा रखी है? अरे हम तो मुंबई में जब रिकाउंटिंग हुई 45 वोट से हम हारे, हमने हार स्वीकार करी है, लेकिन आप जहां पर हारते हैं वहां हार स्वीकार नहीं कर पाते। समस्या यहाँ ये आती, आप वहां पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप मुझे बताइए ना, वो 150 डीएमओ को वोट लगाने वाला स्टेटमेंट आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया था या नहीं? और उसके बाद में जब क्या वाकई में हार स्वीकार नहीं हो पाती है या सिस्टम का परीक्षण होना एक बार जरूरी है, अगर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान भी, वोटिंग के दौरान भी कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, सत्ता पक्ष पर हमलावर रही है, इसीलिए ईवीएम की जांच कराने की वो बात बार बार कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देवदत्त जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, व्यास जी आपके पास आना चाहूंगी दोबारा। यही बात कि ईवीएम पर अगर बार बार सवाल उठ रहे हैं तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए स्थिति। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो आदेश दिया उसको ब्रीफ किया गया है, और ब्रीफ इसीलिए किया गया है क्योंकि आज वो दौर है कि जहां पर उस मशीन का प्रयोग, जो मैंने बताया जैसा कि दैट इज अ सिंगल टास्क मशीन, इसीलिए उन्होंने ब्रीफ करके बताया कि विदेशों में जो ईवीएम होती है वो मल्टीपल टास्क करती है, यहाँ की ईवीएम फर्स्ट टास्क करती है। दूसरी चीज है कि अब धांधली की जो पहले जो धांधली हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया कि पेपर चुरा चुरा के ठप्पे लगाकर छोड़ दिए जाते थे, पेटियां चुराई जाती थी, अब वो नहीं होता क्योंकि हर मशीन पर यूनिक आईडी होता है, और वो यूनिक आईडी जो बनाता है उसके पास भी नहीं होता। जस्ट जब मशीनें पहुंचती तो उस यूनिक आईडी का प्रयोग उसी समय होता है। कितनी मशीन्स कितनी यूनिक आईडी के साथ कहां जाएगी ये किसी को जानकारी में और संज्ञान में नहीं होता। एक तरफ हम डेवलपमेंट्स की दौर में आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है पुरानी प्रणालियों को लागू करने की बात कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय की कमी है। देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए, आखिरी प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ। देवदत्त जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि वाकई में हार स्वीकार नहीं हो पा रही है, या फिर जो सवाल है ईवीएम पर वो वाजिब लगते हैं आपको? हेलो देवदत्त जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि हार वाकई में स्वीकार नहीं हो पा रही है, कि जो ईवीएम पर सवाल है वो वाजिब लगते हैं आपको?
नहीं, वो तो ये कि इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर है क्या, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे आरोप लगाने की इजाजत भी नहीं होना चाहिए। अभी ये सही नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा विश्वसनीयता को पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को दुविधा और द्वंद्व पैदा होता है, और इससे मतदाता, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि चुनी हुई सरकार, विपक्ष, सब प्रभावित, पूरा तंत्र से प्रभावित होता है। ये तो एक बार तय हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में कि चुनाव आयोग और सब दलों के प्रतिनिधि कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? यदि नहीं तो फिर इस प्रकार के आरोप नहीं होना चाहिए, और यदि जरा भी गुंजाइश है तो प्रक्रिया को पारदर्शी बना के उसमें संशोधन होना चाहिए। चलिए ठीक है। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ईवीएम का दिन एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम पर सवाल उठना मतलब पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना, जनता के मत पर सवाल उठना, पूरे सिस्टम पर सवाल उठना। अगर ये सवाल वाजिब है तो फिर सत्ता पक्ष को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना होगा। हालांकि हाईकोर्ट में जाने की दिग्विजय सिंह फिर से बात कर रहे हैं और पिटीशन लगाई जाएगी उनके द्वारा। अब देखना होगा ये जो ईवीएम पर जो सवाल है और जो सियासत है वो कब थमती है। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।